जी के पास जब एक राधा स्वामी ब्यास, जहाँ से बहुत सारे संगत ने नाम लिया हुआ है, जब पूरा परिवार राधा स्वामी वालों का वहाँ से नाम लिए वाली संगत का पहुँच गया गुरु जी के सामने, क्या हुआ उसके बाद सुनिए आज के सत्संग में। और इस पर थोड़ी सी बात भी करेंगे। जिस संगत ने नाम लिया हुआ है दूसरे गुरुओं से, कन्फ्यूजन रहती है कि हम गुरु जी की तरफ मुड़ रहे हैं या मुड़ना चाहते हैं, अब हम क्या करें। हमने नाम कहीं और से लिया था, लेकिन अब हमारा झुकाव गुरु की तरफ हो रहा है, गुरु जी की तरफ हो रहा है। इस बारे में और बात करेंगे, लेकिन पहले आंटी का सत्संग सुनते हैं। सत्संग के बाद एक स्टोरी भी शेयर करूंगा आपसे। आइए सुनते हैं। जय गुरु जी। 1996-1997 की बात है। मेरी मदर इन लॉ बड़ी बीमार थी, किडनी फेलियर थी, डायलिसिस पे थी। सबीना कोचर आंटी ने मेरे को बोला कि जलंधर में एक गुरुजी हैं, तू अपनी मदर इन लॉ को वहां लेके जा, वो पक्का ही ठीक हो जाएंगी। गुरुजी का आदेश था ही नहीं, हमें पहुंचना ही नहीं था, उनका दर्शन ही नहीं करना था, तो हम कैसे जा सकते हैं। चाहे मैंने बड़ा सोचा, बड़ी इच्छा हुई वहां जाने की, तो जब तक बुलावा नहीं होता तो इंसान पहुंच ही नहीं सकता गुरुजी के। बहुत साल बीत गए। 2006 की बात है। उन दिनों मेरी सिस्टर इन लॉ के फादर इन लॉ, उनको कैंसर था। वो काफी बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, बहुत बीमार थे। मेरी नीस, मेरी सिस्टर की बिटिया ने मेरे हस्बैंड को बोला, मामा जी मम्मी पापा तो जाएंगे नहीं, मेरी फ्रेंड ने बताया है कि गुरुजी हैं, उनका आश्रम है छतरपुर के पास, एम्पायर स्टेट में। मामा जी आप मेरे को ले जाओ, शायद मेरे दादाजी ठीक हो जाए, वो बहुत सफर कर रहे हैं। कौन सा मामा अपनी नीस की बात टालता है। मेरे हस्बैंड बड़े प्यार से अपनी नीस को अपने साथ गुरुजी के आश्रम ले गए, एम्पायर स्टेट। ये लोग वहां गए और मेरे हस्बैंड को लगा जैसे पता नहीं उन्हें क्या मिल गया हो। उन्होंने डेली आना शुरू कर दिया, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। वो और मेरी नीस, ये लोग डेली जाते थे, शाम को चले जाते थे और लंगर प्रसाद करके वापस आते थे। ऐसे बहुत दिन तक चलता रहा। मैं तो गई नहीं थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था गुरुजी के बारे में उस टाइम, और ये मालूम भी नहीं था कि ये वही गुरुजी है जो सबीना कोचर आंटी ने इतने साल पहले मेरे को बोला था आने को। जैसे लेडीज का दिमाग होता है, मैंने उस टाइम सोचा पता नहीं मेरे हस्बैंड कहाँ जाते हैं, पर यह था कि भाई नीस मेरे साथ है तो कहीं जा ही रहे होंगे, शायद किसी गुरु के पास ही जा रहे होंगे। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला, चल शिल्पा तेरे को भी मैं लेके चलता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो वहां जाता हूं, मेरे को बड़ी शांति मिलती है, तू भी चल मेरे साथ। मैं भी तैयार हो गई, हस्बैंड के साथ गई और वहां जाके मत्था टेका, बहुत अच्छा लगा। बातें काफी देर तक हमने सत्संग सुना और अच्छा लगा। अब गुरुजी की मेहर देखिए, मेरे आगे वाली लाइन में सबीना आंटी बैठी थी। मेरे को तो पता ही नहीं था। वो जैसे सत्संग चल रहा था, गुरुजी की भेंटे चल रही थी, गुरबानी चल रही थी उस टाइम, सबीना पीछे मुड़ के देखा, तो देखा अरे शिल्पा तू बैठी है, चल तेरे को बाहर चल। एम्पायर स्टेट में बाहर बैठते, जहां गाड़ियां पार्क होती थी कार पार्क के पास, वहां बैठ के हम गुरुजी की तेरे को मैं बातें बताती हूँ। उनका मेरे ऊपर कैसा एहसान हुआ, गुरुजी ने मेरे को कैसे ठीक किया, मेरी फैमिली को कैसे ब्लेस किया, मेरे बच्चों को कैसे ब्लेस किया, मेरे मम्मी पापा सबको कैसे ठीक किया। चल मैं तेरे को बाहर बैठ के बताती। सबीना और मैं चल के बाहर बैठ गए और 1.5-2 घंटे सबीना मेरे साथ सत्संग करती थी। फिर लंगर का टाइम हुआ, हम दोनों ने लंगर किया, मेरे अंकल जी भी साथ थे, हम सब ने लंगर किया। लंगर करके आज्ञा लेने के लिए जब जैसे संगत के साथ सारे में निकलने लगी, सबीना ने मेरे को बोला, शिल्पा तू रुक जा, मैं तेरे को गुरुजी से मिलवाती हूँ। जैसे आज्ञा हुई तो मैं रुक गई, क्योंकि सबीना बचपन की फ्रेंड थी मेरी, तो मेरे को लगा कि भाई ये कभी गलत रास्ते मेरे को कभी भी नहीं लेके गई, तो स्कूल में इकट्ठे थे, तो ये मिल गई है तो क्या पता ही मेरा ब्लेसिंग ही मेरे को अच्छी मिल जाए। चुप करके उसका कहना मानते हुए मैं रुक गई।
थोड़ी देर बाद हमारी बारी आई, मत्था टेका, गुरुजी से आशीर्वाद लिया और सबीना ने बोला, गुरुजी ये मेरी। इतना ही सबीना ने बोला, गुरुजी ने फिर जवाब दिया, मैनू पता है ये तेरी बचपन की सहेली है, तू 2 घंटे बाहर बैठी हुई है और तू उसे सारे अपनी बातें बता रही। गुरुजी ने ये सारा ठेठ पंजाबी में बोला, मेरे को पंजाबी नहीं आती, पर गुरुजी ने सारा ठेठ पंजाबी में सबीना से बोला और फिर मेरे को देख के कहा, कल्याण हो। मैं बड़ी खुश कि उन्होंने मेरे को ब्लेसिंग दे दी है। और फिर गुरुजी ने मेरे को बोला, मैनू पता है ये राधा स्वामी है। गुरुजी ने बोला कि ये राधा स्वामी है। मैं थोड़ी चुप हो गई क्योंकि हम तो राधा स्वामी नहीं है। मैंने तो सोचा कि मेरे पेरेंट्स आर्य समाजी थे, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये गुरुजी क्यों बोल रहे हैं राधा स्वामी। तो ये बात दिमाग में लेके मैं बाहर निकल गई, हस्बैंड को भी बोला, हस्बैंड ने भी कहा कोई बात नहीं, कोई घर चल। अगले दिन सुबह मैंने अपनी मदर को फोन किया, मदर को बोला, मम्मी मैं गुरुजी के गई थी, उन्होंने बोला हम राधा स्वामी है। वो कैसे उन्होंने बोल दिया, हम तो आर्य समाजी है, दादी तो घर में हमेशा हवन करती थी। कहती नहीं शिल्पा तेरे को पता नहीं है, तेरे नानके वो राधा स्वामी है, तेरे नानके मैंने मेरी मदर के नानके वो राधा स्वामी थे। और यहाँ मेरे हस्बैंड की मदर के तरफ से भी सब लोग राधा स्वामी थे। एक तरह से मेरे हस्बैंड की मदर का उन्होंने राधा स्वामी बता दिया और मेरी मदर के पीछे का उन्होंने राधा स्वामी बता दिया। तो पूरी फैमिली ही उन्होंने कवर कर दी। ऐसे तो कभी हुआ नहीं था। मेरी मदर ने मेरे को सारी बात समझाई और उन्होंने कहा शिल्पा अगली बार से मैं भी तेरे साथ चलूंगी। हम लोग रेगुलरली जाने लगे। मैं एक स्पेशल स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पे काम करती थी, जल्दी से अपना काम खत्म कर लेती। और हम डेरावाल नगर में रहते थे उस टाइम। तो डेरावाल नगर से हस्बैंड निकलते थे, रानीबाग में मेरा स्कूल था, रानीबाग से मेरे को पिकअप करते थे। पिकअप करते हुए हम लोग फिर गुरुजी के मंदिर एम्पायर स्टेट चले जाते थे। हर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हम लोग एम्पायर स्टेट चले जाते और बहुत अच्छा लगता था। मुश्किल से हफ्ता 10 दिन ही हुए, हफ्ता 2 हफ्ते ही हुए होंगे कि एक बार लंगर करके जब हम हाथ धो के आगे की लाइन में लगने लगे तो बिटिया का मेरे को फोन आया। बिटिया मेरी लेडी शिवम कॉलेज में उस टाइम पढ़ती थी और बाहर जाने की उसने जिद की बैठी थी कि मेरे को बाहर जाना है एमबीए करने, बाहर मैंने यूरोप जाना है एमबीए करना। हस्बैंड का उस टाइम खास काम था नहीं, तो और मेरी तो प्रिंसिपल की जॉब थी एक स्पेशल स्कूल में, सैलरी भी ज्यादा नहीं थी, 7-8 हजार सैलरी थी। अब इतनी सैलरी में बच्चे को यूरोप भेजना तो इम्पॉसिबल ही है। अब गुरुजी ने क्या सोचा था मुझे तो पता नहीं, पर जब बिटिया का फोन आया था तो बिटिया ने मेरे को बोला, मामा मेरे को ना एडमिशन मिल गई है ईसेक यूनिवर्सिटी में। मैंने कहा वो कैसे? कहते आपको याद है हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए एक इंटरव्यू में गए थे तो फ्रेंच एम्बेसी में, तो वहां से मेरे को कॉल आ गया कि सुहानी अरोड़ा यू हैव बीन सिलेक्टेड टू जॉइन द ईसेक प्रोग्राम, द एमबीए ईसेक प्रोग्राम। मैं तो बड़ी खुश हुई, गुरुजी के पास गई, मत्था टेका और बोला गुरुजी थैंक यू। मैंने कहा पता है तेरी कुड़ी हो गई एडमिशन, ऐश कर। अगेन इट वाज अ वेरी बिग सरप्राइज। बहुत हैरानी थी कि गुरुजी को कैसे पता मेरी बिटिया की एडमिशन हो गई है। फिर से मत्था टेका, बाहर निकल गई, सारे रास्ते सोचती गई फीस कहाँ से आएगी, कैसे, एडमिशन तो हो गई है, पैसे कहाँ से आएंगे। ऐसे सोचते सोचते कुछ दिन निकल गए और फिर से ही हुआ। थर्सडे का दिन था, लंगर करके हम बाहर निकले तो बिटिया का फिर फोन आ गया, मम्मा ऑल ओवर द वर्ल्ड से 7 बच्चे स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो गए। आपको पता है मैं स्कॉलरशिप के लिए बैठी थी तो मेरे को स्कॉलरशिप मिल गई है और वो फ्रेंच गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप थी जिसे बिटिया का वहां रहना, खाना, पीना, आना जाना इंडिया और पेरिस के बीच में बिल्कुल फ्री था। जो बेसिक पैसे शुरू के जो जमा करने थे, 2-3 लाख जो जमा करने थे, सिर्फ वही देने थे और सारी इसकी एमबीए फ्री थी। 2 साल का प्रोग्राम था बिटिया का और 1 साल उसे इंटर्नशिप पेरिस में ही करनी थी क्योंकि फ्रेंच गवर्नमेंट ने कराया था, तो उसे इंटर्नशिप वहीं पे करनी थी। तो बड़े खुश हुए, गुरुजी का आशीर्वाद लिया, मत्था टेका।
मैं आपको बता नहीं सकती हम लोग कितने खुश थे उस टाइम। जो 2-3 लाख जमा करने थे वो भी जैसे बच्चे जब पैदा होते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों के नाम के जमा करवाते रहते हैं, वो मैंने उसकी एफडी तोड़वाई और उसके पैसे हो गए, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। बिटिया चली गई पेरिस। बिटिया को मैं छोड़ने गई, थोड़े बहुत पैसे थे ही तो छोड़ने चली गई गुरुजी के आगे। और जाने से पहले गुरुजी ने समाधि ले ली थी। उससे थोड़े दिन पहले ही गुरुजी ने समाधि ले ली थी। जब गुरुजी ने समाधि ली तो उन दिनों मेरे को सुखी आंटी मिली थी। सुखी आंटी जो लंदन में रहती हैं, वो आई हुई थी जब उनको पता चला गुरुजी ने समाधि ले ली है। तो वो अपने एक्सपीरियंसेस मेरे को बताने लगी, सारा बताने लगी। तो तब आंटी ने मेरे को बताया कि मेरे पास गुरुजी की फोटोज है। मैं बड़ी खुश, मैंने उनको बोल दिया आंटी आपके पास गुरुजी की फोटो है तो आप मेरे को भी दे दीजिए। कहती कितनी चाहिए आपको? उनके हाथ में करीबन एक पैकेट भरा हुआ था फोटोग्राफ का। मैंने कहा आंटी 2 दे दीजिए। छोटी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो होती है वो उन्होंने मेरे को 2 दे दी। सुखी आंटी से ये 2 फोटोग्राफ्स लेके मैं मंदिर से निकली, हाथ में पकड़ी हुई थी ये फोटोग्राफ्स। और मंदिर से लेके छतरपुर के बीच में जब टिबोली गार्डन आता है उस टाइम उसके आसपास मैंने ये दोनों फोटोग्राफ निकाली और देखा वो 2 से 3 बन गई है। 3 कैसे बनी मेरे को नहीं मालूम। 2 मैंने ली थी, एक अपनी बिटिया के लिए क्योंकि वो जा रही थी अकेले और मेरे को था कि गुरुजी तो अब है नहीं, तो गुरुजी इसी बहाने उसके साथ रहेंगे, फोटोग्राफ के तौर पे ही उसके साथ रहेंगे। उन्होंने इसे इतनी दूर पहुंचाया है, उसका ध्यान भी वही रखेंगे। और दूसरी फोटोग्राफ मैंने अपनी मदर के लिए ली थी। तीसरी कैसे हुई मेरे को नहीं मालूम। तीसरी मैंने संभाल के बहुत अच्छे से अपने पास रख ली फोटोग्राफ। थोड़े दिन के बाद मैंने वो फोटोग्राफ लैमिनेशन के लिए लेके गई। जब मैंने लैमिनेशन की मशीन में वो गई तो वहां पे जो अंकल खड़े थे वो कहते हैं आंटी आई एम सो सॉरी कि ये लैमिनेट करके तो फोटोग्राफ निकल रही है पर कलर सारे स्मज हो गए हैं, सारे कलर इसके फैल गए, आई एम सो सॉरी। फोटोग्राफ देखी, मनी मन में बड़ी खुश हुई। कलर्स फैले नहीं थे, उसमें बहुत सारे ओम आ गए थे। उसमें गुरुजी के माथे पे ओम था, उनके हाथों के नीचे ओम था, बहुत सारे ओम थे। तो मैं संभाल के वो फोटोग्राफ अपने लॉकर में रख दी। लैमिनेटेड फोटोग्राफ बहुत सारे ओम से भरी हुई। थोड़े दिन बाद गुरुजी की का बर्थडे का फंक्शन था महासमाधि के दिन के बाद। तो मैं वो फोटोग्राफ निकाल के साथ लेके जा रही थी अपने साथ। तब मैंने जब लॉकर में से वो फोटोग्राफ निकाली तो देखा जहां पे गुरुजी के हाथ के नीचे ओम बना था, ओम के पास एक न्यूबॉर्न बेबी की फोटोग्राफ आई हुई थी, जैसे गुरुजी अपने बच्चे को ब्लेस कर रहे हो। मैं बहुत खुश हुई, अपने साथ वो फोटोग्राफ ले गई। वो फोटोग्राफ मंदिर ले गई, ब्लेसिंग्स दिलवाई, गुरुजी की फोटो के कुर्सी के पास रखी मैंने और मैं बड़ी खुश हुई। फोटोग्राफ अपने पास बड़े सालों तक मेरे पास पड़ी रही। उसके बाद मैं चली गई बिटिया को लेके पेरिस। वहां पे उसकी एडमिशन हुई, सारी फॉर्मेलिटीज क्लियर हुई। और इस दौरान मेरे अंकल गुरुजी के मंदिर गए, एम्पायर स्टेट गए। गुरुजी ने मेरे लास्ट जब मैं गुरुजी को मिली थी गुरुजी के समाधि लेने से पहले, गुरुजी ने मेरे को बोला था आंटी आप सिर्फ सैटरडे को आना, अब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन आते हैं, अब सिर्फ सैटरडे आना। मैं मान गई थी। अब मेरे अंकल थर्सडे को गए, अब क्यों गए मेरे को पता नहीं, पर वो चले गए। वहां एम्पायर स्टेट में लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद करके ये लोग वापस डेरावाल नगर में घर वापस आ रहे थे। हमारे पास एक गाड़ी थी, ओपन एस्ट्रा गाड़ी थी, बहुत सीएनजी फिटेड थी, काफी बड़ी गाड़ी थी, सीएनजी थी। तो ये लोग रास्ते में वापस आ रहे थे। मेरे हस्बैंड थे और मेरे अंकल थे और उनके साथ मेरे ब्रदर इन लॉ बैठे थे। ये दोनों गाड़ी में बैठ के वापस आ रहे थे लंगर प्रसाद करने के बाद। सॉरी, एम्पायर स्टेट नहीं था, ये बड़े मंदिर में ये लोग आए थे। तो जब ये राजौरी गार्डन के रेड के पास गाड़ी रुकी, सामने ही गुरुद्वारा है। तो हुआ क्या
इनकी गाड़ी थर्ड थी लाइन में, जैसे रेड लाइट के बाद जो लाइन सी बन जाती है, ये तीसरी पोजीशन में इनकी गाड़ी खड़ी थी। पीछे से एक ट्रक आया और ट्रक ने बहुत बड़ा बुरी तरह इनका एक्सीडेंट हो गया इन लोगों का। उसने बड़ी स्पीड से आया, करीबन 110 की स्पीड से ट्रक आया पीछे से, और हमारी गाड़ी जो है वो बिल्कुल क्रश हो गई। और आगे वाली गाड़ी जो थी वो हमारी गाड़ी के बोनेट पे आ गई और ट्रक डिक्की को उसने क्रश कर दिया। यहां तक कि बिल्कुल गाड़ी सैंडविच हो गई, खत्म हो गई। सीएनजी भरी हुई थी, आसपास जितने लोग थे सबने सोचा कि जो इस गाड़ी में बैठे हैं वो आज पक्का बचेंगे नहीं। तो गुरुजी की मेहर है, गुरुजी का लंगर प्रसाद करके आए थे और गुरुजी हमेशा कहते थे मेरे पास आओगे तो मैं घर भी तुम्हें ठीक ठाक ही पहुंचाऊंगा। तो इनको कुछ हो थोड़ी सकता था, कुछ भी नहीं हो सकता था। मेरे अंकल और मेरे ब्रदर इन लॉ दरवाजा खोल के बाहर निकले, कुछ भी नहीं, कोई स्क्रैच नहीं, कुछ, बिल्कुल ठीक ठाक निकले और आराम से घर चले गए। इन लोगों ने मेरे को बताया भी नहीं कि इनको प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उन्हें लगा कि शिल्पा बिल्कुल अकेली है पेरिस में, ये डर जाएगी, तो इन्होंने उसे कुछ मेरे को बताया नहीं। जब मैं वापस आई तो मैंने वो गाड़ी पुलिस स्टेशन में देखी और देखा जैसे बिल्कुल डंप वाली गाड़ियां होती हैं, बिल्कुल ही खत्म वैसी गाड़ी थी। और मेरे अंकल बिल्कुल ठीक ठाक थे, कुछ भी नहीं हुआ था, गुरुजी की मेहर। टाइम बीतता गया, कुछ साल बीते, मेरे फादर इन लॉ को कैंसर हो गया, थ्रोट कैंसर। ना वो स्मोक करते थे, ना वो तंबाकू सिगरेट वगैरह कुछ भी नहीं लेते थे, ड्रिंक भी नहीं करते थे, पर थ्रोट कैंसर कैसे हुआ हमें नहीं मालूम। जनवरी का टाइम था, काफी बीमार थे, हॉस्पिटल में थे। हम गुजरावाला डेरावाल में थे, तो सुंदरलाल जैन हॉस्पिटल अशोक विहार में, वो हमारे घर के पास था। तो बाबूजी को हमने वहां एडमिट किया। वो आईसीसीयू में काफी दिन तक रहे और फिर इनमें डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते इनका, या तो आप इन्हें घर ले जाइए या आप जो मर्जी करें, आप यहां से ले जाइए, बहुत दिन से हॉस्पिटल में, हम कुछ भी नहीं कर सकते। बेटे के बोर्ड एग्जाम से 12th का बोर्ड का ईयर था, मेरा जॉब था, बड़ी मुश्किल से घर संभालना, बेटे का बोर्ड का की तैयारी करवाना और काम पे भी जाना, बहुत मुश्किल टाइम निकला था हमारा। जब डॉक्टर्स ने बोला, मैंने जवाब अब हम कुछ नहीं कर सकते, इनको आप ले जाइए, तो गुरुजी की मेहर है, दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट के किसी डॉक्टर से मेरे हस्बैंड की रात को बात हुई है। जब डॉक्टर्स ने बता दिया इनको ले जाइए, तो उन्होंने कहा सर आप इनको ना आप हमारे हॉस्पिटल ले आइए, हम इनकी ट्रीटमेंट वहां करेंगे। अगले दिन एम्बुलेंस आई, पूरी जैसे इमरजेंसी वाली एम्बुलेंस होती है, हार्ट एंड लंग वालों ने भेजी और बाबूजी को हमने शिफ्ट करना था। जितनी देर हमें फॉर्मेलिटीज क्लियर करने में लगी, जैसे हॉस्पिटल डिस्चार्ज फॉर्म्स करता है कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल कि हम पेशेंट को हम लेके जा रहे हैं, वो सारी फॉर्म्स हमसे साइन करवा रहे थे। 2-3 घंटे लगे और उस टाइम इतनी खुशबू थी जैसे गुलाब की कितनी सारी बॉटल्स वहां पे खोल दी हो। मेरे को मालूम था मेरे गुरुजी साथ है, बिल्कुल कुछ नहीं होएगा, बाबूजी को बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हार्ट एंड लंग बाबूजी को लेके गए, वहां पे पता चला इनको कैंसर है। राजीव गांधी से इलाज शुरू हुआ, बाबूजी 4th स्टेज कैंसर के थे और 4 साल उन्होंने कैंसर में निकाले। गुरुजी ने इतनी मेहर की उनपे कि बाबूजी को कुछ भी नहीं पता चला, कोई सफरिंग नहीं। हाँ, केमोथेरेपी वगैरह करवाते थे, दवाइयां चलती थी, पर जैसे लोगों को होता है कि भाई हेयर फॉल हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, ऐसे बाबूजी को कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ठीक थे। और 4 साल बाबूजी ने गुरुजी की मेहर से निकाले। इस दौरान मैं स्कूल की प्रिंसिपल थी। मेरे को एक फंक्शन में, जैसे स्कूल के प्रिंसिपल्स को एनुअल फंक्शन में बोलने को बोला जाता है, हमारे स्कूल का भी एनुअल फंक्शन था और मेरे को स्पीच देनी थी। मैं हमेशा ही बिल्कुल पीछे, जैसे स्कूल में बच्चे जो पीछे बैठते हैं, मैं उनमें थी, कंप्लीटली इंट्रोवर्ट, ना ज्यादा बोलना, चुपचाप रहना। अब 250-300 लोगों के सामने स्पीच देनी, मेरे तो पसीने छूटते थे। हाँ, ये है कि स्पीच पूरी तैयार की हुई थी, बहुत प्रैक्टिस की हुई थी, पर बहुत घबराहट हो रही थी क्योंकि कभी मैंने स्पीच नहीं दी थी, कभी माइक पे बोला नहीं था, कभी स्टेज पे खड़ी होकर बात नहीं की थी मैंने।
बहुत डर लग रहा था। गुरुजी को बोला, गुरुजी प्लीज हेल्प मी, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरे को कुछ भी नहीं याद रह रहा। मेरे को अनाउंसमेंट हुई, स्टेज पे गई, पोडियम पे खड़ी हुई, माइक ऑन हुआ, अनाउंसमेंट हुई, और आप विश्वास नहीं करेंगे, आसपास सारा अंधेरा हो गया, बहुत अंधेरा, कुछ भी नहीं दिखा। अगर आसपास आपके कुछ अंधेरा होगा, कुछ कुछ दिखेगा ही नहीं, छोटी सी लाइट ही होगी जिसके ऊपर आपका पेपर है, आपके पेपर के ऊपर छोटी सी लाइट, तो आपको डर भी नहीं लगेगा। जब आपको दिख ही नहीं रहा कुछ, तो डर किस बात का, कोई है ही नहीं आपको जज करने के लिए, कोई आपको कमेंट पास करने के लिए कोई है ही नहीं। बीच में स्पीच के दौरान मैनेजमेंट वाले ओनर्स वगैरह सारे आए, उन्होंने पेपर ऐड किए कि शिल्पा ये भी सेंटेंस बोल देना, ये भी बोल देना। सब मैंने बोला, सब किया, बिल्कुल घबराहट नहीं हुई। और बाद में लोगों ने आके मेरे को बोला, शिल्पा जी आप तो इतना अच्छा बोलते हैं, हमें तो पता ही नहीं था आप इतना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, इतनी बढ़िया स्पीच इंग्लिश में, कमाल ही कर दिया। कितने लोगों ने आके बोला मेरे को, और मैं मन ही मन अपने गुरुजी को थैंक यू बोल रही थी, गुरुजी आपने आज मेरी इज्जत बचा ली, मेरी बड़ी बेइज्जती होती अगर मैं ठीक से नहीं बोलती। बड़ा शुक्राना किया गुरुजी का। थोड़े जब बाबूजी बीमार थे, बाबूजी ने कहा कि शिल्पा मेरे को जाना है केमोथेरेपी के लिए, तो गुजरावाला टाउन में हमारा घर था फर्स्ट फ्लोर पे, मैं वहां कैसे जाऊंगा, कैसे थेरेपी के लिए जाऊंगा, कैसे सारी ट्रीटमेंट कराऊंगा। मेरे को ना तुम लोग गुड़गांव छोड़ दो, मेरी एक बड़ी वाली जो सिस्टर इन लॉ है वो उस टाइम गुड़गांव में है, गुड़गांव में रहती थी, तो उनका पीजी था। तो बाबूजी ने बोला कि उसके पास पीजी भी है, नीचे वाला कमरा है, ना सीढ़ियां चढ़नी है ना कुछ है, तो तेरे को स्कूल भी जाना होता है, तेरे को बड़ी मुश्किल होगी बेटा, तो मैं अपनी बड़ी बेटी के घर रह जाता हूँ। हम बाबूजी को वहां ले गए, और दीदी, उनके घर वालों ने, बेटा, सबने बड़ी सेवा की बाबूजी की। और थोड़े ही दिन में बाबूजी ने बोल दिया मैं तो आई गया हूँ, तुम लोग भी अपना सारा काम वाइंड अप करो और तुम लोग भी दिल्ली गुड़गांव शिफ्ट हो जाओ। हस्बैंड का खास काम तो था ही नहीं, तो हम लोग भी गुड़गांव शिफ्ट हो गए। बस थोड़ी टाइम मांगा बाबूजी से, क्योंकि बेटे के 12th के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे, तो हमने कहा बाबूजी जैसे इसके एग्जाम्स खत्म होंगे हम लोग भी शिफ्ट हो जाएंगे। बाबूजी को थेरेपी कराना, बाबूजी की ट्रीटमेंट कराने के लिए मेरे को जाना पड़ता था, हॉस्पिटल जाना पड़ता था, और बेटे को एग्जाम्स दिलवाने मेरे पेरेंट्स जाते थे, उसे गाड़ी छोड़ने जाना, एग्जामिनेशन सेंटर लेके आना, सब कुछ करना। सिर्फ बीच में मैं इसके ट्यूटर को मिलने गई बीच में, तो उसको मैंने बोला सर ये पढ़ाई कैसे कर रहा है, कहते मैम मेरे को बिल्कुल नहीं मालूम, बोर्ड का पेपर देने तो जा ही रहा है, पर पास होएगा कि नहीं होएगा मेरे को नहीं मालूम, ये लास्ट बेंच पे बैठे रहता है और सारा टाइम रोता रहता है। मेरे को मालूम है इसके दादाजी बहुत बीमार है, पर इसकी भी जिंदगी का सवाल है, 12th के एग्जाम्स हैं, पता नहीं मैडम, मैं कोई गारंटी नहीं लेता, चाहिए टॉपर बच्चा रहा है, पर अब मैं कोई जिम्मेवारी नहीं लेता इस बच्चे की। मैं कुछ कर नहीं सकती थी, घर के हालात ही ऐसे थे, गुरुजी पे छोड़ दिया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, गुरुजी की इतनी मेहर, साहिल मेरे बेटे ने टॉप किया दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड कॉमर्स सेक्शन में, ही गॉट अ 97%। सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं ये। ठीक है बच्चे ने बहुत मेहनत की, पर जब तक ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स ना हो, आशीर्वाद ना हो, मेहर ना हो, कुछ भी नहीं हो सकता। इसका रिजल्ट आया, इसने कहा मम्मा एग्जाम्स तो हो गए, 12th तो खत्म हो गया, मैंने लॉ करनी है, तो मामा मैंने एग्जाम्स भी देने हैं, मेरे को एग्जाम्स दिलवा दो, अगर एडमिशन होएगी तो मैं एग्जाम्स मैंने देने हैं, और एडमिशन हो गई तो ठीक है, ना तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ ही जाऊंगा। कौन से पेरेंट्स अपने बच्चों को मना करते हैं। मैंने कहा चल बेटा तू दे दे। इसने सिम्बायोसिस पुणे का एग्जाम भी दिया, जिसके लिए वैसे पुणे लेके गई, और इसने क्लैड का एग्जाम दिया, नेशनल लॉ स्कूल का भी एग्जाम दिया। और फिर गुरुजी की मेहर, इस हालात के दौरान भी बेटे की दोनों जगह एडमिशन हो गई। क्लैड में ये 3rd बहुत हाई रैंकिंग इसकी आई, जिसके कारण से NUJS नेशनल लॉ स्कूल कैलकाटा में इसकी एडमिशन हो गई, और इसी सिम्बायोसिस में भी हो गई। सिम्बायोसिस में पहले हुई इसकी एडमिशन, जब इसकी एडमिशन हुई हम पैसे जमा करने ही वाले थे, तो इसने मेरे को बोला मम्मा एक दिन रुक जाओ, क्लैड का रिजल्ट आने वाला है, एक दिन रुक जाओ, अगर क्लैड के थ्रू मैं नेशनल लॉ स्कूल में हो जाता हूं
तो आपकी फीस भी ज्यादा नहीं लगेगी, सिम्बायोसिस की फीस भी ज्यादा है, और ये नेशनल लॉ स्कूल है तो वो बेटर भी होगा। तो हम रुक गए और उसका कैलकाटा लॉ स्कूल में इसकी एडमिशन हो गई। 5 साल इसने लॉ किया और 4th ईयर में बेटा था कि लूथरा एंड लूथरा लॉ फर्म की जैसे कंपनीज आती हैं कॉलेजेस में बच्चों को पिकअप करने के लिए, तो ऐसे 4th ईयर में ही लूथरा एंड लूथरा लॉ फर्म ने बेटे को पिकअप कर लिया। ये तो बड़ा खुश 4th ईयर में, मामा मेरे को तो उन्होंने पिकअप कर लिया है, 50,000 भी दे दिए, मेरी तो नौकरी कंफर्म है, मेरे को 5th ईयर करने की जरूरत ही नहीं है। समझाया, मैंने कहा ना बेटा 5th ईयर तो तेरे को करना ही है, कल का तो हमें पता ही नहीं है, तू ये पक्का कर ले। तो गुरुजी की मेहर से उसने पढ़ाई तो कर ही ली, कॉलेज खत्म करने से पहले ही गुरुजी ने इसे नौकरी भी दिलवा दी, और आज की डेट में गुरुजी की मेहर से वो पार्टनर भी है, और ही इज द यंगेस्ट पार्टनर इन अ लॉ फर्म इन इंडिया। जब ये हुआ तो बिटिया मेरी, जब ये पढ़ ही रहा था बेटा, तो बिटिया का कोर्स खत्म हो गया और पेरिस में उसकी इंटर्नशिप भी खत्म हो गई। उसने कहा इंडिया आने से पहले कहती है मम्मा मैंने ना शादी करनी है, मेरा एक फ्रेंड है, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल एमबीए कर रहा है, तो मैंने उससे शादी करनी है, बॉम्बे में रहते हैं, बहुत अच्छी फैमिली है। तो गुरुजी की मेहर, ना लड़की के लिए देखना पड़ा ना कुछ, उन्होंने खुद ही सारा सोच के रखा था। बिटिया का भी रिश्ता हो गया। जिस दिन शादी होनी थी, सुबह जैसे 7th का टाइम था, इतनी बारिश हुई मैं आपको बता नहीं सकती। सारे रिश्तेदार मेरे को बोल रहे थे शिल्पा नीचे शाम का फंक्शन कैसे होएगा, गार्डन तेरा सारा ओपन में है, सारा गार्डन है तो पानी से भरा होगा, तो बहुत बुरी हालत होगी, सबके कपड़े खराब हुए, क्या करेगी तू, बारिश बंद ही नहीं हो रही। कोई मेरे को बोल रहा है कि कोई पतीला उल्टा करके रख दे, कोई कुछ बोल रहा है कि किसी तरह बारिश होए, कोई कह रहा है कोई किसी कबूतरों को दाना डाल दे। हर बंदा जो आ रहा है कोई अपनी कमेंट पास कर रहा है। मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया, मैंने कहा वो इतनी दूर लेके आए हैं, रात का फंक्शन भी उन्होंने ही निपटाना है, मेरे को तो पता नहीं है। और फिर गुरुजी की मेहर, पूरे गार्डन में रात को जहां पे पंडाल में बिटिया का फंक्शन था, घास में एक बूंद पानी भी नहीं था, कोई बोल भी नहीं सकता था कि आज सुबह बारिश हुई है। मेरा ब्रदर आया, उसने जो स्टेज था उसके नीचे पत्थर वत्थर स्टेज के नीचे एक्स्ट्रा लगवाए, ये न हो कि बहुत सारे लोग स्टेज के ऊपर चढ़ जाए और वो धस ही जाए, स्टेज ही धस जाए। तो उसने बेचारे ने बड़ी मेहनत करके वो सेट किया, पर गुरुजी की मेहर कुछ होना ही नहीं था, बहुत बढ़िया सारा फंक्शन हुआ। लोगों ने आके मेरे को बोला शिल्पा बहुत बढ़िया फंक्शन हुआ है, और कुछ गुरुजी की संगत भी थी, उन्होंने आके मेरे को बोला कि आंटी आपको पता है गुरुजी यहाँ आए थे, वो सारा आपका देख रहे हैं, हमने गुरुजी को देखा है। बड़ी खुश कि गुरुजी ने आके मेरे बच्चों को आशीर्वाद दिया। पर लोगों की बातों पे कई बार विश्वास नहीं होता, मन ही मन खुश भी थी, पर गुरुजी को देखा नहीं था तो समझ भी नहीं आ रहा था पूरी बात का। उसके बाद बिटिया की शादी हो गई, बॉम्बे चली गई, बाबूजी ज्यादा बीमार हो गए, और एक दिन मैं पलंग के नीचे से अपनी चप्पल निकाल रही थी। सुबह स्कूल जाना होता था, गुड़गांव में जो रहना है स्कूल मेरा अब रोहिणी में शिफ्ट हो गया था। उन दिनों स्कूल का एनुअल फंक्शन फिर आ रहा था, सुबह जल्दी थी, नीचे झुक के चप्पल निकालने की कोशिश की, पीठ में चुप पड़ गई। जल्दी थी, फटाफट 2 कॉम्बिफ्रेम की गोलियां खाई और काम पे निकल गई। सुबह 7:30 साढ़े 7 का टाइम था, देर हो रही थी क्योंकि कैब पकड़ी थी, गाड़ी तो अपनी थी नहीं, कैब थी मेरे पास, कैब मेरे को स्कूल के पास लेके जाती थी और दूसरी कैब से मैं शाम को वापस आ जाया करती थी। एनुअल फंक्शन स्कूल का निपटाया, बड़ी मुश्किल से रोज सुबह कॉम्बिफ्रेम खाती, रात को आके फिर कॉम्बिफ्रेम 2 गोलियां खाती, और बहुत बुरी हालत थी। उसके बाद फंक्शन के बाद तो मैनेजमेंट को बोल दिया कि मेरी तबीयत ठीक है नहीं, मैं थोड़े दिन लीव पे जा रही हूँ। दवाइयां बंद करने की देर है, कॉम्बिफ्रेम बंद करने की देर है कि इतनी तबीयत खराब हुई कि जब मैं पलंग पे लेटती थी
मैं साइड नहीं पलट कर सकती थी। मेरे अंकल मेरे को पीछे से धक्का देते थे और मैं साइड पलटती थी। इतनी बुरी हालत हो गई थी। बेटा कॉलेज से वापस आया, जब उसे पता चला मम्मी इतनी बीमार है। बिटिया शादी हुई थी, शादी हुए साल भी हुआ था, तो वो भी बेचारी बॉम्बे से आई, मम्मी के पास 3-4 दिन रहते हैं। पर 3-4 दिन की तो बात ही नहीं थी, महीना 1.5 महीना निकल गया ऐसे। बहुत बुरी हालत थी। हिम्मत करके मंडे के मंडे गुरुजी के आश्रम में, गुरुजी के बड़े मंदिर जाती। अंकल लोग बोलते जो वहां पे थे कि आंटी आप ठीक हो जाओगे, आप फिक्र मत करो, गुरुजी के पास आई हो ना, तो पुरानी संगत तो आप ठीक हो जाओगे। फिर भी बहुत दर्द था, नीचे झुकती थी, उठा नहीं जाता था। मथा टेकने के लिए नीचे झुकना, कमर पकड़ के फिर उठती थी और लंगड़ाते लंगड़ाते मैं बाहर जाके चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद के लिए बैठ जाती थी। एक दिन तो बिल्कुल ही हार मान ली। गुरुजी की फोटो मेरे कमरे में टंगी हुई थी। गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के बोला, गुरुजी या तो आप मेरे को उठा लीजिए, ऐसे टॉयलेट जाना है, कुछ करना है, मेरे से उठा नहीं जाता। मैं कितनी दवाइयां खाऊं, मुट्ठी भर भर के दवाइयां खानी शुरू कर दी है। और मैं जिंदगी में एलोपैथिक दवाई खाई नहीं, हमेशा होम्योपैथिक दवाई खाती थी। मेरे से तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर ऐसे ही करना तो रहने दीजिए ना गुरुजी, पर आपने मेरे को इतने सारे स्पेशल बच्चों की ड्यूटी दी है। मेरे पास उस टाइम 60-65 स्पेशल बच्चे थे जो मेरे अंडर मेरे चार्ज में थे। तो अगर आपने मेरे से इन बच्चों की सेवा करवानी है तो आपने मेरे को ठीक करना है। मेरे अपने दोनों बच्चे तो एक तरह से सेटल हो ही गए हैं। बेटा मेरा कॉलेज में पढ़ रहा है, बेटिया की आपने शादी कर ही दी है। तो अगर आपने मेरे को चलाना है और इन बच्चों की सेवा करानी है तो आपको मेरे को ठीक करना ही पड़ेगा। और ऐसे ही हुआ। मुश्किल से हफ्ता 10 दिन के बाद मेरे में दर्द में फर्क आने शुरू हो गया। दवाइयां थोड़ी चेंज हुई, डॉक्टर चेंज हुए, तो फर्क आने शुरू हो गया और 15 दिन में मैं बिल्कुल ही ठीक हो गई। गुरुजी की मेहर, उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। जो उस कंडीशन मेरी हालत थी और अब जो मेरी हालत है, जमीन आसमान का फर्क है। ये इस बात को भी करीबन 10 साल हो गए हैं और एक बार भी मेरे को पीछे मुड़ के दर्द नहीं हुआ जो मेरे को उस टाइम दर्द हुआ था। बिल्कुल ही दर्द नहीं हुआ है। जिंदगी बीतती गई, टाइम पास होता गया। हस्बैंड का काम गुरुजी ने शुरू करवाया था। वहां पे हमारे पास गुड़गांव में आके हस्बैंड ने पीजीज अपने खोले थे। एक पीजी से शुरू किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4। बहुत अच्छा काम हो गया। जहां बहुत मुश्किल थी, अब पीजी का काम इनका शुरू हो गया। हमारा एक कॉलेज था श्री गंगानगर में, वो भी बहुत बुरी हालत में था पहले। गुरुजी की मेहर से वो भी ठीक हो गया और उससे भी हमारा बड़ा अच्छा काम शुरू हो गया। इस दौरान बाबूजी हमें छोड़ के चले गए और आगे जिंदगी बीतती गई। बेटे की गुरुजी ने शादी करवाई। बहुत अच्छी बिटिया है और वो भी हमें ढूंढनी नहीं पड़ी। दोनों बच्चे लॉ स्कूल में इकट्ठे थे, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई। गुरुजी ने मेरी और मेरी फैमिली को अपने छत्रछाल में बिल्कुल नीचे संभाल के रखा। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सारी जिंदगी आराम से बीतती गई। फिर आया कोविड। कोविड के दौरान मेरे अंकल को, मेरे को, बेटे को और डॉटर इन लॉ को सबको कोविड हुआ। अंकल ज्यादा बीमार थे, उनको हॉस्पिटल भी लेके जाना पड़ गया। हॉस्पिटल में वो 3-4 दिन थे। मैं सबसे लीस्ट अफेक्टेड थी कोविड से। सब ठीक ठाक हो गया, इंजेक्शंस भी लग गए, सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद सेकेंड वेव में मेरी बिटिया, सन इन लॉ सबको कोविड हुआ। उसके इन लॉज सबको कोविड हुआ। उनको बहुत बुरा अटैक हुआ। गुरुजी ने उसकी फैमिली को भी और उसके बेटे को संभाल के रखा, क्योंकि बिटिया मेरे को बताती थी, मम्मा मैं अंदर एक कमरे में लेटी हुई हूँ। उसकी मदर इन लॉ हॉस्पिटल में, उसके फादर इन लॉ भी हॉस्पिटल में। उसका बेटा 4 साल का बेटा अकेला ड्राइंग रूम में बैठे टीवी के सामने बैठा रहता था। हस्बैंड बीच में जाके मास्क वगैरह पहन के बेटे को खाने को दे देते थे, क्योंकि बिटिया की तबीयत इतनी खराब थी कि वो उठ नहीं सकती थी। फिर गुरुजी ने सबको संभाल के रखा, सबको संभाल के रखा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आज सब लोग ठीक ठाक है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड वेव के दौरान
गुरुजी की मेहर से बच्चों ने बात घर में छेड़ी कि मम्मा हमें ना हम एक फ्लोर में रहते हैं, 3 बेडरूम फ्लोर है, रूफ रेट्स हमारे पास है। तो बच्चों ने बोला कि मम्मा जगह कम पड़ रही है, कोई आया गया रहता है तो जगह कम हो जाती है, छत पे एक कमरा डाल लेते हैं। तो ये जनवरी की बात है, इसी साल जनवरी की बात है। जब ये बात हमने छेड़ी, हमारे आसपास जो रहते हमारे जो नीचे वाले हैं उनसे भी बात की, सबने पड़ोसी वगैरह, उन्होंने पहले तो ऑब्जेक्ट किया, नहीं जी ऐसे नहीं कर सकते, सबके 3 बेडरूम्स बने हुए हैं, सिर्फ आपके पास रूफ लाइट है, ये थोड़ी आप कमरा ऊपर डाल सकते। बड़ी प्रॉब्लम हुई, गुरुजी पे छोड़ दिया। और एक दिन सुबह बड़ी परेशान बैठी थी कि बच्चों का बड़ा मन था, तो सुबह में रोज अमृत वेले का गुरुजी का जो सत्संग होता है वो सुनती हूँ, काफी अरसे से सुन रही हूँ। तो उसमें एक दिन उन्होंने मेरे को बोला कि जब कोई कष्ट आए तो सुंदरकांड का पाठ और जपजी साहब का पाठ आप किया करें। तो मैंने ये सोचा कि मैं करना शुरू करती हूँ। तो जब ये मेरे को पंजाबी बिल्कुल नहीं आती, ना मेरे को समझ आती, ना मेरे को बोलनी आती है, ये मैं दोपहर के टाइम करना शुरू किया और गुरुजी के मेहर से अब आस पड़ोस वाले भी कैसे मान गए मेरे को नहीं मालूम। सारा काम हुआ। कोविड का सेकेंड वेव चल रहा है। मैं बच्चों को पहले बोला था, बेटा सेकेंड वेव है, अभी आर यू सर्टेन कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मैंने कहा मम्मा कोई लेबर अंदर नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं होएगा, आप शांति से बैठो, चुप होके काम होने दो। और गुरुजी ने ऊपर छत पे हमारा एक बहुत सुंदर कमरा बच्चों का बनवा दिया। आस पड़ोस वाले ने कुछ नहीं बोला, किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। चाहे हमारे यहाँ लेबर आती थी, चाहे वो अंदर नहीं आती थी, गेट पे ही आती थी, आंटी पानी दे दीजिए, ठंड गर्मी बड़ी है, जून जुलाई का टाइम था, मई जून का टाइम था, बर्फ दे दीजिए। थे दूर ही पर इंटरेक्शन तो थोड़ा बहुत था। पर अगेन गुरुजी की मेहर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई कोविड की प्रॉब्लम नहीं, पूरी बिल्डिंग में किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। काम बड़े शांति से, बहुत अच्छे से, सुंदर तरीके से सारा बच्चों का काम गुरुजी ने काम करवाया। हस्बैंड का बड़ा मन था मेरी फैक्ट्री होए, क्योंकि शुरू में हमारे बड़े साल पहले हमारी अपनी एक फैक्ट्री थी और कोई प्रॉब्लम के कारण वो फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। तो गुरुजी की मेहर से उनकी आज की डेट में ऊना हिमाचल में उनकी बहुत अच्छी रेक्सीन की फैक्ट्री है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा कॉलेज भी चल रहा है। 2015 के आसपास जैसे मेरा काम चल रहा था, मैं प्रिंसिपल थी स्कूल की 2015, तो पता नहीं गुरुजी ने मेरे दिमाग में क्या बात डाली कि बैठे बैठाए मैंने रेजिग्नेशन दे दी काम में और सोच लिया कि मैं अपना ही स्कूल चालू करूंगी। कोई जेब में पैसे नहीं, कुछ नहीं, जो सैलरी आती थी वो घर के काम, बच्चा अभी पढ़ के ही निकला था और इतने थे ही नहीं कि मैं एक स्कूल खोल लूं अपना। यहां तक कि 4-5 लाख भी जेब में नहीं थे कि मैं अपना स्कूल खोल लूं, और बच्चे तो थे ही नहीं। मैंने तो सोचा था मेरे जो पुराने स्कूल के बच्चे हैं वो सारे मेरे साथ आ जाएंगे, क्योंकि 15 साल से मैं उस स्कूल में थी। पर जब स्कूल खोला बच्चे ही नहीं थे, गिनती के 4-5 बच्चे, पर उन्हीं से खोला। और फंड्स कहां से आए मेरे को नहीं मालूम, गुरुजी अपने आप कराते गए और उन्हीं की ब्लेसिंग से आज कोविड से पहले सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया और बेस्ट फैसिलिटीज वाला स्पेशल स्कूल है हमारा नॉर्थ दिल्ली में। गुरुजी का स्कूल है, मैं वहां पे प्रिंसिपल की नौकरी कर रही हूँ, है तो गुरुजी का, मैं तो उनके यहाँ सेवक हूँ, प्रिंसिपल हूँ, सारा गुरुजी का करना है। और 110 स्पेशल स्कूल में बच्चे होना, सारे बच्चे स्पेशल। फंडिंग कहाँ से आती है मुझे नहीं मालूम, गुरुजी अपने आप करवाते हैं। और ये नहीं कि इस स्कूल में बच्चे आ रहे हैं और जा रहे हैं, इस स्कूल में नॉर्थ दिल्ली में कोई स्कूल इतना नहीं होगा जितनी फैसिलिटीज गुरुजी यहाँ पे इन बच्चों को दे रहे हैं, वो अपने बच्चों का कर रहे हैं। बेस्ट टू बेस्ट फैसिलिटीज, स्पेशल ओलंपिक्स भारत के साथ स्कूल का टाई अप करवाया, बच्चों को नेशनल ओपन स्कूल से एग्जाम्स दिलवाए, सब कुछ गुरुजी। कोविड के दौरान स्पॉन्सर्स टूट गए, बहुत सारे हमारे जो कनेक्टिविटी आनी बंद हो गई, पर गुरुजी की मेहर से वो स्कूल अभी भी चल रहा है। फंड्स कहां से आते हैं गुरुजी ही जानते हैं। गुरुजी
अपने बच्चों का ध्यान हमेशा ही रखते हैं। महीना खत्म होने से पहले कहीं ना कहीं से किसी का फोन आ जाता है, आंटी ये पैसे हम आपको भिजवा रहे हैं, आंटी ये आपको भिजवा रहे हैं, हमारे घर में ये गुड न्यूज हुई है, हमारा ये काम हुआ है, आंटी हम ये कर रहे हैं। तो स्टाफ की सैलरीज, रेंट सब गुरुजी अपने अपने से करा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गुरुजी की मेहर से मेरे ख्याल से हम कल फिर से कोविड के बाद बच्चों को कोविड प्रोटोकॉल के थ्रू बच्चों को फिर से लाने की कोशिश करेंगे। ऑनलाइन करते रहे हैं, अब फिजिकल क्लासेस हम कल से फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुजी जानी जान है, उनको सब कुछ पता है, किसको किस चीज की जरूरत है, किसकी नहीं जरूरत, वो ही जानी जान है, वो ही सबका ध्यान रखते हैं। उनके आशीर्वाद, उनकी मेहर के बिना हम एक पत्ता नहीं हिला सकते, कुछ भी नहीं हिल सकता। जय गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू वेरी मच शिल्पा आंटी। बहुत बहुत प्यारा आपने सत्संग, पूरी जर्नी आपने शेयर करी हम सब के साथ, और एक एक बात आपने बहुत डिटेल में हम सब से शेयर करी। एक चीज़ मेरे माइंड में बार बार आ रही है और ऐसी इच्छा कर रही है कि आपसे शेयर करूं, वो ये है कि पढ़ाई के लिए कभी भी अपने बच्चों को फोर्स नहीं करना है। गुरुजी ऑलवेज यूज्ड टू से कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाई के लिए प्रेशराइज नहीं करना है। इट मीन्स कि अगर सपोज़ किसी के बच्चे के 97% आ रहे हैं तो हमें कंपटीशन में नहीं पढ़ना है कि हमारे बच्चे के भी उतने ही आए। किसी की जॉब बहुत अच्छी लग रही है, हो सकता है किसी के बच्चे को बिजनेस में जाना हो। मैं अपनी ही बात करूं तो मैंने आइसक्रीम का काम किया था आज से 5-6 साल पहले। आइसक्रीम फैक्ट्री खोली थी, नहीं चली वो। अगर मैं आइसक्रीम का काम कर रहा होता तो मैं आज यहाँ पर आपके सामने नहीं बैठा होता, जो कि बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस होता, बहुत बड़ा लॉस। ये काम तो पता नहीं, जो आइसक्रीम वाला काम और बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस कितने जन्मों में कितनी बार किए होंगे, बट गुरुजी ने जहाँ पर बिठा दिया है, जो संवाद आपके साथ स्थापित किया है, तो ऐसा मौका तो जन्मों जन्मों में एक बार कभी मिलता होगा। एक बात आंटी ने बोली है कि गुरुजी से मांगना हमें इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो हमें दे क्या सकते हैं। हम हो सकता है बहुत छोटी चीज़ मांगें और गुरुजी हमें बहुत बड़ा देना चाहते हो। लेकिन फिर आंटी ने बात ये भी बोली है, और जो कि बिल्कुल सही है, कि अगर हम गुरुजी से बात नहीं करेंगे, अपना मन हल्का नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे। इसीलिए बात करें गुरुजी से, मन हल्का करें, बस साथ में एक लाइन ज़रूर ऐड करें कि गुरुजी जानी जान आप हैं, अगर अच्छा होगा तो दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसे आपको ठीक लगे। और देखिए, कल ही मैंने आपको अपना सत्संग शेयर करा था, ट्रक वाला जो मेरे साथ हुआ था, और आज ही आंटी ने अपने अंकल का ट्रक वाला जो सत्संग है वो आ गया, उनका एक्सीडेंट वाला। तो ऐसे गुरुजी कनेक्ट कर देते हैं, और ऐसे गुरुजी फिर डॉट्स कनेक्ट करके मैसेज दे देते हैं, जवाब देते हैं। गुरुजी डायरेक्टली जवाब देते हैं। थोड़ा सा हमें दिमाग को खोल कर बैठना है, हर बात का जवाब दे देते हैं। आइए अब स्टोरी सुनते हैं आज की। हाँ, एक बात और, अगर आपकी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हों कि आपको किसी चीज़ की, सपोज़ पैसे की या किसी चीज़ की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फाइनेंस की ही बात कर लेते हैं, बाकी चीज़ें तो अलग हैं, कि मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और नहीं हो पा रहा इंतज़ाम, लेकिन बिल्कुल ऐसा समझिए कि आपको फ़ी जमा करानी है या बिजली का बिल जमा कराना है फॉर एग्ज़ाम्पल, और 2 दिन रह गए और 1 दिन पहले आपके पास अचानक कहीं से पैसे आ गए। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो समझिए गुरुजी की कृपा आप पर शुरू हो गई है। दैट इज़ गुरुजीज़ ब्लेसिंग्स। जो आंटी ने बताया, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू एंड करेक्ट, ये मैं आपको अपने अनुभव के साथ बता रहा हूँ कि अचानक से सिर्फ फाइनेंस नहीं, और भी चीज़ें इसमें जोड़ लीजिए।
अचानक से आपका काम हो जाएगा, ना होते होते अचानक से 1 दिन पहले 2 दिन पहले आपका काम अचानक वो हो जाएगा। जब ऐसा होना शुरू हो जाए तो समझिए शुरू हो गया काम। एक चीज़ और, सब ऐसे लकी नहीं होंगे, रियलिटी से सामना हमें ज़रूर करना पड़ेगा, हमें रियलिटी से ज़रूर सामना करना है। एज अ न्यू संगत स्पेशली रियलिटी से सामना ज़रूर करना चाहिए। मैं जब गुरुजी के पास गया था 2019 में, जब गुरुजी ने मुझे बुलाया था फर्स्ट टाइम इन 2019, तो मैं अपने फादर की हेल्थ को लेकर गया था। उसके 1 साल बाद ही पास देवे, लेकिन वो 1 साल में गुरुजी ने अपने साथ मेरा बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जिसका रिजल्ट आप आज देख रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके लिए आप जा रहे हैं, हेल्थ की मैं बात कर रहा हूँ, कि वो बचेगा ही बचेगा, याद रखिएगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये जो जर्नी है ना गुरुजी के साथ, ये इस जन्म की नहीं है, जन्मों जन्मों का फल है गुरुजी का मिलना। अगर सिर्फ छोटी सी किसी भौतिक वस्तु के लिए, या समझ लीजिए कि हमारा ऐसा होता है कि अगर कोई बच जाए या कोई हमारा काम हो जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस दूर हो जाए, तो हम एकदम मानने लगते हैं, नहीं तो नहीं मानने लगते। लेकिन अपने माइंड को प्रिपेयर करके रखिएगा हर चीज़ के लिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं नींबू की तरह निचोड़ना। और क्या हुआ नींबू की तरह निचोड़ना? अगर आप गए किसी की हेल्थ को लेकर और वो इंसान ठीक हो गया तो फिर बच्चा भी मान लेगा गुरुजी को। आप चॉकलेट की कामना लेकर गए और गुरुजी ने चॉकलेट पकड़ा दी हाथ में, तो फिर तो मान ही लोगे। आप चॉकलेट की कामना लेकर गए, गुरुजी ने नीम की टॉफ़ी आपके हाथ में पकड़ा दी, तो वो नीम खा के आप जय गुरुजी बोलोगे या गुरुजी को कुछ गलत बोलोगे? दैट इज़ द टेस्ट, दैट इज़ नींबू की तरह निचोड़ना। अब वो संगत सिर्फ 5% है, 95% वो हैं जिनका काम हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो घर वापसी। अब आप डिसाइड करिए आपको कौन सी संगत बनना है। आइए आज की स्टोरी सुनते हैं। जय गुरु जी। एक बेटी ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मेरी लाइफ परेशानियों, बाधाओं, कठिनाइयों से भरी हुई है। एक प्रॉब्लम जाती है तो दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं क्या करूँ? अपनी बेटी की इस तरह से बात करने पर पिता सोच में पड़ गए। थोड़ा सोचने के बाद पिता ने अपनी बेटी से कहा, मेरी बेटी क्या तुम मेरे साथ रसोई में चल सकती हो? बेटी थोड़ा मायूस हो गई। वो सोचने लगी, मैंने अपने पिता को अपनी प्रॉब्लम बताई और वो किचन में ले जा रहे हैं, ये क्या मजाक है। पर रूखे मन से अपने पिता से बोली, ठीक है पापा मैं चलती हूँ। उसके पिता ने 3 पतीले लिए और उनमें बराबर पानी भर दिया और गैस के तीनों चूल्हों पर पतीलों को रख दिया। एक पतीले में उन्होंने कुछ आलू डाले, दूसरे पतीले में उन्होंने कुछ अंडे डाल दिए और तीसरे पतीले में उन्होंने कॉफ़ी की बीन्स डाल दी और तीनों पतीलों को एक समान तापमान पर उबलने के लिए रख दिया। इस बीच वह अपनी बेटी से कुछ भी नहीं बोले, बस उन 3 पतीलों को देखते रहे। बेटी भी चुपचाप खड़ी रहकर ये सब देख रही थी। करीब 15 मिनट के बाद जब वो चीज़ें काफ़ी उबल गई, उन्होंने तीनों चूल्हे बंद कर दिए। आलू वाले पतीले से आलू बाहर निकाले, अंडे वाले पतीले से अंडों को निकालकर कॉफ़ी के एक प्याले में अंडे वाले पतीले से अंडों को निकाला और कॉफ़ी को एक प्याले में निकाल लिया। बेटी से बोले, बताओ तुमने क्या देखा? बेटी ने जवाब दिया, आलू, अंडे और कॉफ़ी। पिता ने कहा, आलू को देखकर बताओ पहले और अब में क्या अंतर है? बेटी बोली, आलू पहले सख्त थे, अब उबलने से मुलायम हो गए हैं। अब पिता ने अंडों की तरफ इशारा किया, उसके छिलके निकालने को कहा। बेटी ने ऐसा ही किया। पिता ने पूछा, अब बताओ पहले और अब के अंडों में क्या अंतर है? बेटी बोली,
पहले अंडे ऊपर से बहुत ज़्यादा सख्त थे और अंदर से तरल थे। अब अंडे अपने छिलकों से बाहर आ गए हैं और बिल्कुल तरल हो चुके हैं। पिता ने कहा, अब कॉफ़ी के बारे में बताओ। बेटी बोली, पहले कॉफ़ी बीन्स अलग अलग थी, अब पानी के साथ उबलकर यह पानी में मिल चुकी हैं और इसमें से खुशबू आ रही है। अब पिता ने बताया कि इन तीनों चीज़ों को एक समान पानी में एक ही तापमान पर एक समान टाइम पर उबाला, उसके बाद परिणाम भी अलग अलग मिले। हमारी लाइफ भी ऐसे ही है। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और सभी को संघर्ष करना पड़ता है, पर यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसको किस तरह से देखते हैं। जब संघर्ष का समय आता है तब किसी के लिए एक समस्या बड़ी हो जाती है तो दूसरे के लिए वही समस्या छोटी लगती है और तीसरे व्यक्ति के लिए वो समस्या आसान लगती है। ये सब आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप किस समस्या को कैसे लेते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी समस्या से घबराएं नहीं, पॉजिटिव रहें। इस बात को याद रखें, अगर यह काम हो गया तो अच्छा और अगर नहीं हो पाया तो और भी अच्छा। संघर्ष केवल उन लोगों के हिस्से में आता है जो बेहतर तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं और संघर्ष से बाहर निकलने में सफल होते हैं। जय गुरु जी। दोस्तों, स्टोरी का मैसेज बिल्कुल साफ है। जैसे आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कामना मत करिए किसी चीज़ की, हो गई तो वेल एंड गुड, और नहीं हुई, कोई चीज़ गुरुजी से मांगी, हो गई, बहुत अच्छी बात, नहीं होती है कोई बात नहीं, गुरुजी ने इससे बेटर हमारे लिए रखा है। स्टोरी में भी यही मैसेज निकलकर सामने आया है। दिल छोटा मत कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए। जिंदगी में उतार चढ़ाव हमेशा आएंगे। फ्लैट लाइन जिंदगी किसी की नहीं होती। फ्लैट तो सिर्फ जिंदगी तब होती है जब इंसान की हार्ट बीट फ्लैट हो जाती है। मृत्यु से पहले फ्लैट कभी नहीं हो सकती है जिंदगी। जिंदगी संघर्ष का नाम है। संघर्ष करते रहें और आगे बढ़ते रहें। गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल पर आप हैं। मैं नितिन अंकल हूँ। रोज़ इसी तरह मैं आपसे पहले संगत का सत्संग शेयर करता हूँ और सत्संग के बाद स्टोरी शेयर करता हूँ। यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए ईमेल एड्रेस पर अपना सत्संग भेजिए। मैं सारी संगत से ज़रूर शेयर करूँगा। और कुछ संगत ने कल लिखा था कमेंट में कि अंकल आपने वचन नहीं सुनाए, एक ही दिन सुनाए। तो आई डोंट नो आपने ठीक से सुना था या नहीं। वचन जो हैं वो लाइव सत्संग में आएंगे। जो अभी आप सत्संग सुन रहे हैं रिकॉर्डेड सत्संग है। कल यानी कि मंडे को 17 तारीख को लाइव आएगा सत्संग दोपहर को 1:30 बजे। उसमें आपको वचन सुनने को मिलेंगे, अगले 10 वचन। तो हर बार लाइव सत्संग में 10 वचन आएंगे और कल है अगला लाइव। मंडे को लाइव सत्संग आता है, बाकी दिन रिकॉर्डेड। इन बिटवीन जब मेरे पास टाइम मिलता है तो मैं लाइव करता हूँ, अदरवाइज रिकॉर्डेड सत्संग डेली आता है और मंडे को लाइव ज़रूर आता है। आगे जैसे गुरु जी की आज्ञा हुई, गुरु की कृपा हुई तो मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। जय गुरु जी, बाय बाय। थैंक यू एंड सॉरी फॉर डिले। थैंक यू।